नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। किलर कोरोना से मचे कोहराम के बीच ये वायरस दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। बार बार रूप बदल रहे बहरूपिया कोरोना को रोकना बेहद मुश्किल हो रहा है। WHO के वैज्ञानिकों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नया स्ट्रेन तेजी से कहर बरपा सकता है। इससे जानलेवा वायरस का खतरा बढ़ने की आशंका है। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से करेंगे इस मुद्दे पर हम बात। उससे पहले बहरूपिया कोरोना से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। क्या नए स्ट्रेन के आगे फेल हो सकती है वैक्सीन? क्या दिनों दिन खतरनाक बन रहा है नया वेरिएंट? कोरोना का कहर नॉनस्टॉप जारी है। ये वायरस इंसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। हिंदुस्तान में इसके कहर से हाहाकार मचा है। यहाँ वायरस का नया स्ट्रेन काल बनकर टूट रहा है। हिंदुस्तान में बेकाबू कोरोना की वजह नए वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इसे रोक पाना आसान नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ये इतना खतरनाक है कि इसके आगे वैक्सीन भी फेल हो सकती है। जो वैक्सीन है उनका रियल वर्ल्ड डेटा ये कहता है कि वो अधिकतर म्यूटेशंस जो हैं उनके विरुद्ध वो कारगर हैं। जो इन वैक्सीन्स का टारगेट है वो है कि मॉडरेट से सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाना, मतलब अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़े मरीजों को या उनकी मृत्यु ना हो, इससे बचाने के लिए हैं। ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन इनका प्राइमरी टारगेट अभी है नहीं कि बिल्कुल इन्फेक्शन हो ही नहीं, मतलब एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी नहीं हो। उसमें भी ये कारगर हैं, पर ये वो इनका प्राइमरी टारगेट या इस वैक्सीनेशन का प्राइमरी टारगेट नहीं है। लेकिन इस बीच WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये आशंका जताई है कि भारत की घनी आबादी में कोरोना के नए स्ट्रेन की ताकत और बढ़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में ये वायरस और ज्यादा कहर बरपा सकता है। WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड विस्फोट के पीछे B.1.6 एक साथ है। म्यूटेशंस के बाद बना कोरोना का ये नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। ये काफी तेजी से फैलता है। ये लगातार रूप भी बदल रहा है। अभी तक इसके 3 रूप सामने आ चुके हैं। जो नया रूप सामने आया है, जो पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा घातक है। यही वजह है कि भारत में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की वैज्ञानिक। हालांकि सौम्या का मानना है कि सिर्फ वेरिएंट को मामले बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो इसके लिए लापरवाही और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इस वायरस में एंटीबॉडीज को चकमा देकर संक्रमण फैलाने की क्षमता है, जिसे रिकवर कर चुके मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीच ये सामने आया है कि बहरूपिया कोरोना शरीर के कई हिस्सों पर वार कर रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असर लंग्स पर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मिल रहा डबल म्यूटेंट वायरस पिछले साल के मुकाबले लंग्स पर ज्यादा अटैक कर रहा है। ये डबल म्यूटेंट वायरस लंग्स के 5 हिस्सों को बुरी तरह डैमेज कर रहा है, जबकि पहली लहर में ये वायरस फेफड़ों के 1-2 हिस्से को ही इफेक्ट कर रहा था। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से इस साल कोरोना से मौत के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना की पहली लहर में इसका इतना खतरनाक रूप नहीं दिखा था। देश के कई हिस्से में कोरोना का ये नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण और मौत के मामले इसकी तस्दीक दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं बंगाल से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर विवेक गुप्ता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से हैं। साथ ही प्रोफेसर NK गांगुली, पूर्व डायरेक्टर ICMR के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक गुप्ता, ये नया स्ट्रेन जो है, जो कह रहे हैं कि ये बहरूपिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर देगा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो डबल डोज वैक्सीन की लगवा चुके हैं, उसके बावजूद कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि लोगों की मौत हुई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि कोरोना वेव 1 एंड कोरोना वेव 2, वेव 3 की आशंका, उस बारे में बात नहीं करेंगे अभी। कोरोना वेव 2 इज मोर डेंजरस बिकॉज जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आया, जिसका हमारा ये कहते हैं यूके स्ट्रेन है या साउथ अफ्रीका है या ब्राजील है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा
हाहाकार इसलिए मचाया इसने क्योंकि दिस वायरस इज मोर कॉन्टिजियस, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी बात संक्रमित करने की जो एक इसकी क्षमता आदत है, बहुत ज्यादा लोगों को संक्रमण कर रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शुरू में जब मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको टीवी पे या कई चैनल बता रहा था, तब इसकी ये बात पता नहीं थी कि विरुलेंस भी ज्यादा है। विरुलेंस मतलब है कि इट इज मोर डेंजरस बिकॉज इट इज कॉजिंग मोर हार्म टू द बॉडी बाय कॉजिंग अर्ली निमोनिया। अब ये दोनों बातें जब मिल गई, कॉन्टिजियस और विरुलेंस दोनों हो गया, तो हमारे यहाँ देखा इमीडिएटली बहुत ज्यादा लोग हो गए, बेड्स कम पड़ गए क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की दर और हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी उस समय। जब इतनी ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब ऑक्सीजन डिप करता है तो पेशेंट हैज टू गो टू हॉस्पिटल। हमारा जो 3 लाख उस समय आंकड़ा था, 3.5 4, अब 4 लाख के आसपास है, उसमें 10% लोगों को बेड्स की जरूरत पड़ रही थी। बेड्स 10% मतलब करीब 40-30 हजार लोगों को रोज बेड जरूरत पड़ेगी फॉर ऑल ओवर इंडिया, व्हिच वाज इमीडिएटली डिफिकल्ट फॉर एनी हेल्थ केयर सिस्टम टू सर्वाइव। तो वही हुआ। अब ये जो आपने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई ऑब्जर्वेशन देखी गई। उस समय भी किसी को 1 डोज वैक्सीन लग गई और उसके 4-5 दिन बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो हमने ये सोचा कि उसको इन्फेक्शन होना ही था, तो वैक्सीन बिकॉज चांस हमने हुआ कि वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ, ये बात पक्की हो गई। कई कोविशील्ड में खास करके ऐसा हुआ था, कोवैक्सीन में भी हुआ। फिर जब 2 डोज वैक्सीन, जब ये वाला सेकंड वेव आया, हम टॉकिंग फर्स्ट वेव में ऐसा होता था, एक वैक्सीन लगी पेशेंट सर्वाइव कर जाता था। ये 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को हुआ, लेकिन ये देखा गया कि उनके, हमने कई पेशेंट देखे, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली द डेटा, आई हैव माई सेल्फ ऑब्जर्व कि उनको वायरस जो बीमारी हुई वो हल्की बीमारी हुई और रिकवर कर गए, लेकिन सीटी स्कोर उनका भी 10 के आसपास पहुंचा, 10 आउट ऑफ 25, जिनके दोनों डोज वैक्सीन, हमारे रियल सिस्टर और ब्रदर इन लॉ, उनको भी ऐसा हुआ। एक को कोवैक्सीन लगी, एक को कोविशील्ड लगी, तो दोनों वैक्सीन में भी ऐसा नहीं है। समथिंग इज रॉन्ग विद द वायरस, इसका वायरस ही इस वैक्सीन को एवेड कर रहा है। जो एक वेस्ट बंगाल का वेरिएंट आया था B1618 वाला जो था, जिसके लिए बड़ा 7 वाला, उसमें ये कहा गया था कि दिस विल इवेड बोथ द वैक्सीन्स आल्सो प्रीवियस इन्फेक्शन। तो हम लोग खुद को डर लगा कि भाई ऐसा है कि जब दोनों वैक्सीन को भी इवेड कर देगा, यानी कि उसको भी शील्ड को नहीं तोड़ देगा और पुराना इन्फेक्शन उसकी एंटीबॉडी जो बन चुकी है उसको भी कर देगा, तो बड़ा रिस्की मामला है। कुछ डेथ्स हुई हैं। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा, ये 2 वैक्सीन के बाद हमने अभी तक ये हम लोग का आंकड़ा है कि दीस पेशेंट्स विल हैव माइल्ड इन्फेक्शन, यानी वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गोइंग टू सीवियर। जो डेथ्स हुई है उसका रीजन ये है कि वो पेशेंट काफी ज्यादा खुद सिक थे, खुद निमोनिया उनको पहले से था, उनको इम्यूनिटी बहुत पुअर थी उनकी। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रोफेसर एनके गांगुली जी, एक बात तो जो डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि पहले से वो बीमार रहे होंगे, उनके अंदर कुछ दिक्कत रही होगी, जो डॉक्टर विवेक गुप्ता कह रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि क्या लोग सीधे सीधे ये समझना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं, जिनके पास ये जानकारी पहुंची है, जिनके पास ये खबर पहुंची है कि भाई 2 वैक्सीन के डोज लगने के बाद भी किसी की डेथ हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से, तो क्या ये मान लिया जाए कि कोरोना संक्रमण इतना खतरनाक हो गया कि उसने उस शील्ड को तोड़ दिया, या फिर ये माने कि भाई सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया या सही वक्त पर आपको पता नहीं चल पाया कि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए देरी हो गई, इसलिए डेथ हो गई? देखिए, जो डेथ ज़्यादातर हुई है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की हुई है या उनकी हुई है, या जो पुलिसमैन या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको काफ़ी हैवी डोज में इन्फेक्शन मिलता है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, इनमें करीब 7 से 8% लोग, जो आंकड़ा मुझे डिफरेंट हॉस्पिटल से मिला है, ये अनपब्लिश्ड आंकड़ा है, 7 से 8% लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं सेकंड वैक्सीन डोज के तहत। और जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, ज़्यादातर लोग जो है उनमें माइल्ड इन्फेक्शन होता है, और कुछ लोगों एक आध जो है जिनमें कि काफ़ी हैवी इन्फेक्शन होता है और उनकी डेथ हुई है। और एक आध की डेथ ऐसी हो जैसे डॉक्टर समतानी की डेथ हुई थी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था। तो इस तरीके से जो डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पर काफ़ी हैवी डोज होता है, और वहाँ इंटरनल एयर कंडीशनिंग भी काफ़ी कंटामिनेटेड होती है। तो वो जितना मर्जी मास्किंग कर लें, जो कर लें, उनको कहीं ना कहीं से जब बहुत हैवी डोज मिलता है तब आपको इन्फेक्शन होने की गुंजाइश काफ़ी होती है। तो बस तब भी सिर्फ 7 से 8% लोगों को हो रहा है। और म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे जो हैं वो उनका थोड़ा सा रुख बदला है कि वो यंगर लोगों को कर रहे हैं, और इनका थोड़ा सा मल्टी ऑर्गन हो रहा है क्योंकि ये थ्रोम्बोसिस कर रही है, तो और थोड़ा सा
इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर रही हैं, तो सेप्टिसीमिया जैसे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, किडनी, हार्ट, लंग्स एटसेट्रा। तो इनमें ये थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, यंगर उसमें दिख रहा है, बट ये नहीं है कि वैक्सीन इन पर असर नहीं करती। ये स्ट्रेन अब दुनिया में, इंडियन स्ट्रेन अब दुनिया में हर जगह पहुंच गए हैं, लेकिन वो क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादातर देश जो हैं जहाँ पर ये पहुँची हैं, उन लोगों ने 50% तक पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है, और क्योंकि उनको वैक्सीनेट कर लिया है, इन देशों में बिल्कुल नीचे उतर आया है स्ट्रेन और इन्फेक्शन। इन देश में अमेरिका है, इन देश में यूरोप है, इन देश में यूके है, इनमें भयानक म्यूटेशन से भयानक सर्ज हुआ था। इनमें सर्बिया है, इनमें इजराइल है, इनमें चिली है, बहरीन है, यूएई है, साउथ कोरिया है, ताइवान है। ढेर सारे देशों ने कंट्रोल कर लिया है वैक्सीनेशन से। हमारे यहाँ भी वैक्सीनेशन उतनी स्तर तक पहुंची नहीं है। ठीक है सर, हमारे यहाँ पर, तो इसलिए हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अभी बड़ा फैक्टर प्रोटेक्शन का नहीं है। हमारे यहाँ पर प्रोटेक्शन का फैक्टर यही है कि हम सारे जो मास्क पहने और दूरी रखें, सैनिटाइज करें, और इंडोर्स में ज्यादातर एहतियात बरतें, आउटडोर्स के अलावा। डॉक्टर विवेक गुप्ता, हमें करना पड़ेगा। क्या ये माने हम कि जो नया स्ट्रेन है वो हमारी जो वैक्सीन है उसको चकमा देने में कामयाब है, नए स्ट्रेन से बचना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है? डॉक्टर विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है डॉक्टर विवेक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। लेकिन प्रोफेसर गांगुली, सवाल वही है कि नया स्ट्रेन जो है क्या चकमा दे जा रहा है वैक्सीन को, या फिर नए स्ट्रेन से बचना बहुत मुश्किल काम लग रहा है? अभी हम जो सोच रहे हैं उससे 10 कदम आगे नया स्ट्रेन सोचकर संक्रमण फैला रहा है। नहीं, जो न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किए गए हैं सारे नए टेस्ट से, इंडिया में भी डाटा है, इन्होंने किया है, और जो क्लेम्स हैं कि ये न्यूट्रलाइज करता है, नए स्ट्रेन को भी न्यूट्रलाइज करता है, हालांकि थोड़ा सा 20% 30% कम करता है। और जैसा मैंने इसलिए म्यूटेशन से ये हमारा इम्यूनाइजेशन जिनको हो रहा है वो चकमा नहीं दे सकते, लेकिन ये अभी तक हमारे यहाँ पर 65% से 70% कामयाब है। 30% लोगों में ये उतनी अच्छी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होती। ये जो अभी वैक्सीनेशन दिया गया उसके बाद जो सैंपल लिए गए हैं उसमें भी ये देखा गया, लेकिन ये नहीं होती कि बिल्कुल नहीं होती। उनमें काफ़ी प्रोटेक्शन होता है और काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती या कोई वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। बट ये भी होता है कि जिनको काफ़ी हैवी डोज मिले, जो कि प्रोफेशनली ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं कि उनको इकट्ठे ढेर सारा वायरस एकदम से मिल रहा है, हैवी डोज, तो उनको थोड़ा सा सीवियर होने की गुंजाइश होती है। ये ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस वाले हुए। लेकिन ज़्यादातर जनता को कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि दुनिया में जिन लोगों ने 50% वैक्सीनेशन हासिल कर लिया है, उन जगहों में म्यूटेंट्स उन जगहों में भी थी, और तीनों टाइप की म्यूटेंट्स थी। साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, ब्राजीलियन म्यूटेंट, अपने म्यूटेंट्स जो कैलिफोर्नियन म्यूटेंट्स, एज वेल एज जो ब्रिटिश म्यूटेंट है। तो लेकिन सारे लोगों ने वैक्सीन से ये कर लिया, इसलिए म्यूटेशन जो है ये चिंताजनक चीज है। नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन बन रहे हैं म्यूटेंट्स के, वो लगेंगे एज ए बूस्टर या एज ए मिक्सचर फ्यूचर में, लेकिन अभी हाल तक जो भी वैक्सीन हैं वो म्यूटेंट्स में भी कारगर हैं। ठीक है सर। डॉक्टर विवेक गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक, वैक्सीन और इम्यून रिस्पांस को कैसे देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हर बॉडी में इनेट इम्यूनिटी होती है। जब वैक्सीन नहीं बनती थी तो अपने आप ही जब पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, कई बार एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है और पेशेंट के अंदर खुद बॉडी में लड़ने की ताकत आती है, वो कहते हैं एंटीबॉडी रिस्पांस, जो कि खुद बॉडी के सेल्स बनाते हैं। उसके साथ साथ 20 सेल और 30 सेल इम्यूनिटी भी होती है, जो बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है। कई पेशेंट में देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी एंटीबॉडी लेवल तो हम टेस्ट कर लेते हैं, आईजीजी एंटीबॉडीज होती है, दो तरह की एंटीबॉडी होती है, आईजीजी और आईजीएम।
तो IgM तो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है, IgG होती है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों में तो काफी अच्छी एंटीबॉडी की मात्रा आ रही है कोरोना वायरस में, और कुछ लोगों में काफी लो है, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इनकी एंटीबॉडी कम है, वो भी B सेल और T सेल इम्यूनिटी होती है जो B सेल बॉडी के अंदर बनते हैं, तो जैसे ही वायरस अंदर जाता है उसको फैगोसाइटोसिस से खत्म कर दिया जाता है। तो ये तो बॉडी खुद की इम्यूनिटी है। वैक्सीन का क्या काम है? वैक्सीन देखिए, हमारे यहाँ जो वैक्सीन बनी, सबसे पहले फाइजर आई, उसके बाद मॉडर्ना आई, उसके बाद कोविशील्ड आई। अलग अलग तरीके से वैक्सीन का सिस्टम बना, जैसे कि जो कोवैक्सीन हमारी खुद की इंडिजिनस है भारत बायोटेक की, उसमें क्या किया गया है कि एक वायरस को, कंप्लीट वायरस को किल कर दिया, वही हम लोग इनोकुलेट कर दिया, यानी कि बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी उसको पहचानती है, उसके खिलाफ अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज बनाती है। दूसरा जो ये कोविशील्ड है, उसमें वेक्टर लिया गया, वेक्टर मतलब एक वायरस लिया गया चिंपांजी का, उसमें जो कोरोना की स्पाइक प्रोटीन है उसको चिपका दिया गया और उसको हमने इनोकुलेट कर दिया, जिससे कि बॉडी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी वैक्सीन लगाने के करीब 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के अंदर। अब बूस्टर डोज इसलिए लगती है क्योंकि पेशेंट्स को इमीडिएटली फर्स्ट डोज से नहीं होता, जो 4 हफ्ते 8 हफ्ते बाद लगाएंगे, उसके बाद इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डेटा है हमारे पास, ज्यादा डेटा नहीं है। जो बाकी फाइजर की वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है, वो RNA है, वो अलग से RNA बनाया, उस पर स्पाइक प्रोटीन लगा दी। दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड एंड दे हैव एफिकेसी ऑफ 93%। सिमिलरली एफिकेसी इसकी जो कोविशील्ड की है वो 70% है। जब कोई भी वैक्सीन बनती है 70% के ऊपर की एफिकेसी, लेकिन तो उसको माना जाता है ठीक है। तो आपका एक जवाब और भी हो सकता है, आपने कहा ना जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 वैक्सीन की डोज लग गई, उसके बाद पेशेंट इन्फेक्ट हो गया, उसका हो सकता है ही इज नॉट इन दैट 100% एफिकेसी तो है नहीं, लेकिन ये हमारी पॉजिटिव सोच है। देखिए इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइल्ड इन्फेक्शन, जी सर, अगर किसी वैक्सीन की 80% एफिकेसी है, स्पुतनिक की 93% एफिकेसी है, इसलिए हम लोग सब चाह रहे हैं, एवरीबॉडी वांट्स कि डॉक्टर साहब स्पुतनिक लगवा दो, बट वी हैव नो पिक एंड चूज, वी हैव टू, जो हमारे आएगी वही लगाई सकता है जी। तो जो पेशेंट्स 10% के दायरे में आ गए, 90% को तो फायदा करेगी, 10% के दायरे में आ गए, दे विल बी इन्फेक्टेड, बट वी होप कुछ, अगर 10% भी कुछ ना कुछ तो काम करेगी वैक्सीन कि सीवियर इन्फेक्शन ना हो। ये बड़ी दुखद है कि वैक्सीन के बाद जब डेथ हो जाती है। ठीक, हाँ ठीक सर। जी प्रोफेसर गांगुली, क्या नए स्ट्रेन को देखते हुए वैक्सीन बूस्टर बनेंगे? इस तरह की कोई बात, इस तरह की कोई चर्चा है क्या? गई हुई है और ट्रायल में है। जो मैसेंजर RNA वैक्सीन बहुत जल्दी बनती है, जो नए वो हैं, क्योंकि उसको बनाने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं, उसमें कोई वायरस नहीं छुआ जाता। उसी तरह से इंडिया में जिनोवा ने भी जो वैक्सीन अभी बनाए, सारे जो म्यूटेंट्स हैं उनके बना लिए हुए हैं। एस्ट्राजेनेका भी वही कर रही है और जॉनसन एंड जॉनसन भी कर रही है। तो ये नए स्ट्रेन्स जो हैं, ये इनसे वैक्सीन बन गए हुए हैं, और जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इनमें एंड पॉइंट्स पहले जो हुए थे, एंड पॉइंट यही था कि फ्रीडम फ्रॉम द डिजीज। तो इनमें जो प्लेसिबो ग्रुप था, जिनमें की वैक्सीन नहीं मिली थी, उनमें कोई डेथ नहीं हुआ था, एक भी डेथ नहीं हुआ था। लेकिन ये सारे फील्ड कंडीशन में किए गए थे उस वक्त इतने म्यूटेंट्स भी नहीं थे और फील्ड कंडीशन में किए गए थे। तो इसलिए उनमें कोई वेंटिलेटर में भी नहीं गया था, किसी की डेथ भी नहीं हुई थी। लेकिन जो रियल टाइम, जबकि आपका बहुत बड़ा एक्सपैंड हो जाता है दायरा, इसमें सिर्फ जैसे मैंने आपको बोला है कि ज़्यादातर जो सीवियर इन्फेक्शन है, 90% 99% सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। कुछ गिने चुने लोगों को सीवियर इन्फेक्शन जिनको हो रहा है डबल वैक्सीनेशन के बाद, वो ज़्यादातर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या तो उनमें कोई और बीमारी थी, दे वर हाईली अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, या उनमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम था, या उनमें थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम था। तो इन लोगों को दूसरे कारण से हुई है, मल्टीपल जगह थ्रोम्बोसिस बनी है, उनसे हुई है जब इन्फेक्शन। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। रियल टाइम में और ट्रायल में फर्क होता है, बट हमें ये बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन से जितने कंट्रीज ने वैक्सीन 50% तक हासिल कर लिया हुआ है, बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ है। डॉक्टर विवेक, WHO ने कहा कि जो नया स्ट्रेन है वो बहुत खतरनाक है,
कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है ये भी लोग समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। क्या ये इतना खतरनाक है कि इस पर काबू पाना नामुमकिन है? देखिए, ऐसा है, वैक्सीन में अभी टाइम लगेगा भारत को। अभी भारत की जनसंख्या भी ज्यादा है और हमारे यहाँ अभी इनॉकुलेशन रेट जो पर डे है, जो 28 लाख हम लोग 22 से 30 लाख के आसपास ही कर पा रहे हैं। वैक्सीन कम भी पड़ गई है, वो अभी टाइम लगेगा। क्योंकि मैं कह रहा था, हम लोग ने भारत में सोचा था कि 68 से 70 लाख पर डे वैक्सीनेशन करेंगे तो हम जल्दी पहुंच पाएंगे। हम तो चाहते हैं 1 करोड़ हो जाए, अभी टाइम लग रहा है। अब तरीका यही है कि हाउ टू प्रिवेंट द डेथ्स। डर इन्फेक्शन से डर नहीं लगता। इन्फेक्शन तो खांसी जुकाम बुखार तो हम लोग देखते रहे हैं बचपन से। डर लगता है कि हम सीरियस ना हो जाए, हमको अस्पताल के पलंग ना मिले, हमें ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन ना मिले और हमारे पेशेंट इतना सीरियस हो जाए कि वेंटिलेटर पे आ जाए। अभी भी एक पेशेंट का भी हमें मैसेज आया कि उसको वेंटिलेटर पे लिया जा रहा है हमारे अपोलो हॉस्पिटल में। आई एम वेरी सॉरी बट दिस इज वी फील द सेम थिंग फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स से हम लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं। जी सर। अब अर्ली ट्रीटमेंट, मैं अभी भी कहना चाहता हूं, भारत को बचाने के लिए आप संक्रमण की दर को नहीं रोक सकते। वैक्सीनेशन आप कर भी देंगे तो 4 हफ्ते बाद असर आएगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन हो जाए। वैक्सीन इज अ टूल फॉर फ्यूचर। व्हाट इज द टूल फॉर नाउ? टूल फॉर नाउ इज वेरी अर्ली ट्रीटमेंट। मैं अभी भी कहना चाहूंगा भारत सरकार के से मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीफोनिक मैसेज सबको जाए कि पहला बुखार, पहली खांसी, टेक द ट्रीटमेंट। अगर आप एक्सपोज्ड ग्रुप में हैं, अगर आप पेशेंट के फैमिली के मेंबर हैं जिसमें किसी को हुआ है 10 दिन पहले या 5 दिन पहले, आपको आज खांसी आई है, ये मत सोच के चलिए कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता, मुझे 1 डोज वैक्सीन लगी है, 2 लगी हुई है। अर्ली ट्रीटमेंट में आइवरमेक्टिन, अभी आपने कल ही बात हुई, 2DG एक नई दवाई है, अभी तो आई नहीं, लॉन्च नहीं हुई है। वी हैव टू डिपेंड अपॉन द अर्ली ट्रीटमेंट बाय आइवरमेक्टिन एंड फेविपिराविर। मैंने कई पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट किया है जिनको शुरुआत के 2 दिन में ही हमने इन्फेक्शन दे दी, दवाई दे दी, चाहे उनकी उम्र 70 साल की भी है, और उन्होंने दिखाया अच्छा रिस्पांस। स्टेरॉइड नॉट टू बी गिवन अर्ली अनलेस इट इज इंडिकेटेड। तो 3 बातों का ध्यान रखिए। प्रोफेसर गांगुली, फेफड़ों पर सीधा अटैक क्यों कर रहा है ये नया वायरस है, इसके पीछे क्या वजह है? और क्योंकि अभी लोग सबसे ज्यादा इसी बात से परेशान है, लोग सिटी स्कैन करा रहे हैं, लोग चेस्ट का एक्सरे करवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि फेफड़ों पर सबसे ज्यादा ये निशाना साध रहा है। देखिए, फेफड़ों पर ये जो वायरस है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है। ये पेट में भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी करता है, और इस जो रिसेप्टर में ये बनता है वो ब्लड वेसल्स में भी है, किडनी में भी है, और हार्ट में भी है। तो ये सबको करता है, बट फेफड़ों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाता है। ये नोज में कॉलोनाइज करता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले कॉलोनाइज करता है, इसलिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे पहले ये जख्म करता है। तो ये तो नॉन चीज है। और ये थोड़ा सा निमोनिया इसका अलग होता है, इसमें पूरे लंग को ये ग्राउंड ग्लास उसमें परिवर्तित कर देता है, तो इसका सीवियर वो होता है। माफ कीजिए प्रोफेसर गांगुली, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इसका निमोनिया थोड़ा सा अलग होता है। ये क्या अलग होता है सर? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, कि जो नॉर्मल निमोनिया होता है, जो अभी तक लोग समझते आ रहे हैं, डॉक्टर बताते आ रहे हैं, उस निमोनिया में और इस वाले निमोनिया में कैसे फर्क लोग करें? देखिए, जो नॉर्मल निमोनिया होता है उसको लोअर निमोनिया बोलते हैं, जो इन्फ्लुएंजा से या दूसरे वायरस से होते हैं। उनमें एल्वियोलाई जो होते हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल से भरते हैं, और एक इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है जो कि उनके सेप्टम्स में होता है। ये जो है ये ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस करता है, ओपेक सा करता है, उसके बाद फाइब्रोसिस भी हो जाती है। कुछ लोग ये जो निमोनिया से उबर जाते हैं वो भी बाद में एक रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी से सफर करते हैं। वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गांगुली आपका, और डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।